नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरें तो बताते हैं, साथ ही आपके लिए बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी लेकर आते हैं। साथ ही हाजिर बाजार के साथ तमाम मंडियों का अपडेट भी हम आपके लिए लेकर आते हैं। आज सबसे पहले मेहमानों से परिचय करवा दें। हमारे साथ भाविक पटेल है, सीनियर रिसर्च एनालिस्ट है ट्रेडबुल सिक्योरिटीज से, दिव्या गगलानी है एक्सिस सिक्योरिटीज से और जिगर त्रिवेदी हैं रिलायंस सिक्योरिटीज से। और साथ ही आज हमारे साथ एक खास मेहमान है जिनसे हम शुगर सेक्टर पर चर्चा करेंगे। वो मेहमान है संजय खटल हैं, एमडी है महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव शुगर मिल्स फेडरेशन के। आपका संजय जी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले फटाफट से टॉप 10 खबरें देख लेते हैं कि आज कहां पर सबसे ज्यादा एक्शन दिख रहा है। गोल्ड और सिल्वर की अगर बात की जाए तो यहां पर 61,000 के ऊपर सोना और चांदी 77,200 रुपए के करीब कारोबार कर रही है। कच्चा तेल अच्छी रिकवरी, करीब 8%। अगर पिछले हफ्ते का $71 का ब्रेंट का अगर लोअर लेवल देखें तो वहां से 8% तक की रिकवरी आ चुकी है, लेकिन आज हल्की गिरावट यहां पर दिख रही है। नेचुरल गैस स्थिर कारोबार 183 रुपए के आसपास एमसीएक्स पर। कॉपर पर भी दबाव दिख रहा है, एल्यूमिनियम पर दबाव है, बेस मेटल्स में, जिंक लेड में दायरे में कारोबार हो रहा है। एग्री मार्केट की अगर चाल देखें तो इसबगोल करीब 0.25% की तेजी दिखा रहा है। ग्वारगम में भी करीब 0.25% की तेजी है। हल्दी में हल्की तेजी है, लेकिन जीरा और धनिया आज यहां दोनों ही मसालों पर मुनाफा वसूली देखने को मिल रहा है। लेकिन चलिए बात अब शुगर सेक्टर की कर लेते हैं। हमारे साथ संजय खटल साहब बने हुए हैं। संजय जी, सबसे पहले मेरा सवाल होगा, सीएसीपी ने जो अपनी सिफारिशें दी थी उसमें कहा गया था कि गन्ने की एफआरपी और शुगर की एमएसपी के बीच में लिंकेज जरूरी है, लेकिन 6 साल में सिर्फ शुगर की एमएसपी में सिर्फ एक बार बढ़ोतरी की गई, लेकिन एफआरपी लगातार हर साल दर साल बढ़ते गए हैं और फिर से इसे बढ़ाने का विचार चल रहा है। क्या वजह है? मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ बिल्कुल सर, आपकी आवाज आ रही है सर। नहीं, ऐसा है कि ये तो गवर्नमेंट पर हर टाइम प्रेशर रहता है कि किसानों को ठीक आमदनी और मुनाफा मिलने के लिए एफआरपी या एमएसपी जो रहती है ग्रेन्स के बारे में, तो उसके बढ़ोतरी में तो गवर्नमेंट प्रोएक्टिव रहती है और वो वैसे होनी भी चाहिए। लेकिन ये पहली बार हुआ शुगर इंडस्ट्री में जब 2018 साल में हमारे महाराष्ट्र स्टेट शुगर फेडरेशन ने गवर्नमेंट को लिखा कि आप अगर एफआरपी बढ़ाते हो, और उस टाइम जो चीनी की दामें 2400 रुपए क्विंटल तक आई थी, तो वो एक फॉलिंग रेजिम था। तो उस सिलसिले में हमने कहा था कि इसको भी अगर प्रोटेक्ट करना है तो आपको एमएसपी शुगर के लिए लानी पड़ेगी। तो 2018 में अप्रैल में हमने लेटर लिखा था और जुलाई 2018 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सही डिसीजन लिया एमएसपी का रेजिम लाके। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ 5 इयर्स ये हुआ है, आज जैसे आपने सही मायने में कहा कि एफआरपी जो आज तक 5 बार बढ़ने जा रही है, अभी जो 100 रुपीज की बढ़ने की बात चल रही है, so it will be almost 5 times that the FRP will have been increased. But अगर आप MSP की बात देखें तो सिर्फ एक ही बात बढ़ी है। अभी इशू ये है कि जो हमारी रॉ मटेरियल की कॉस्ट है वो अगर हमारे फाइनल MSP या आप मार्केट प्राइस कहो उसके 75 to 80% के भीतर रहती है तो ही शुगर इंडस्ट्री अपने बलबूते पर काम कर सकती है। अन्यथा हमको हर टाइम गवर्नमेंट के पास हेल्प लेने के लिए जाना पड़ता है। क्योंकि 25 to 30% अगर हमारे पास मार्जिन है तो उसमें हमारी प्रोसेसिंग कॉस्ट या जो फिनेंशियल कॉस्ट या प्रॉफिट मार्जिन है वो दैट कैन बी टेकन केयर ऑफ, लेकिन आज के डेट पे हो नहीं पा रहा है। ओके सर, आज के संजय जी आज के डेट में कितना होगा अगर हम मौजूदा एमएसपी और एफआरपी के आधार पर जो चीनी मिलों की जो आय होती होगी, वो कितना खर्च आपको किसानों को गन्ना के मूल्य के पेमेंट के लिए देना पड़ता है? वो कितना परसेंटेज होगा? 90%, 95%, कितना जाता है वहां पर? आज की अगर एमएसपी की बात करें जो 31 रुपए है, उससे हम कंपेयर करते हैं तो ये ऑलमोस्ट 96% है। मतलब सिर्फ 4% का मार्जिन है जिसमें हमको प्रोसेसिंग भी करना है, फिनेंशियल कॉस्ट भी मैनेज करनी है और प्रॉफिट भी मैनेज करना है, तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और अगर आज की आप अगर मतलब मार्केट की प्राइस भी देखो तो आज की मार्केट की प्राइस भी एनीवेयर बिटवीन 3,375 रुपीज से 3,425 रुपए तक है। तो इससे भी हम अगर कंपेयर करते हैं तो 3,375 रुपए के कंपैरिजन में आज की जो एफआरपी है वो 88% है और 3,425 के से हम अगर तुलना करते हैं तो ऑलमोस्ट 87% है। तो दिस इज अ वेरी पिक्यूलियर सिचुएशन कि हमारा सब जो कुछ आमदनी है शुगर इंडस्ट्री की रेवेन्यू है वो मेजरली रॉ मटेरियल के पैसे देने में जा रही है।
सवाल छोटे छोटे मैं जवाब भी आपसे चाहूंगा। एक एमएसपी आप लोगों की बढ़ाने की कितनी मांग है, आप कितना चाह रहे हैं, 31 से बढ़ाकर कितना किया जाए? और अभी जो चीनी के जो दाम बढ़े हैं घरेलू बाजार में, एक्स मिल प्राइसेस भी अब बढ़ गए हैं 36-37 के आसपास, महाराष्ट्र में भी, यूपी में भी खबर आ रही है उस रेंज में चले गए प्रति किलो के भाव, तो क्या उससे भरपाई नहीं हो पा रही है मिलों की? नहीं, अभी ऐसा है कि मुझे पता नहीं ये 36 की फिगर कहां से आ गई, लेकिन आज के डेट में महाराष्ट्र में जो रिटेल में एक्स मिल जो प्राइसेस चल रही है, वो आज के डेट में एक्स मिल प्राइसेस आर बिटवीन 3375 रुपए लेकर 3425 रुपए तक। तो अभी अगर सही मायने में अगर एफआरपी को जस्टिस देना है तो एमएसपी एटलीस्ट 37 रुपीज 25 पैसे हुई। अगर यहां तक एमएसपी आ जाती है तो पोजीशन कंफर्टेबल हो जाएगी। अभी इसमें एक बहुत बड़ा इशू ये आ रहा है कि जो गवर्नमेंट की एमएसपी है, उस एमएसपी को ही बैंक्स वैल्यूएशन लेके फंडिंग कर रही है, तो इसलिए अभी एफआरपी की पेमेंट मीट करने में भी इसके वजह से प्रॉब्लम आ रही है। तो ये जो प्रॉब्लम है ये सिर्फ एमएसपी तक सीमित नहीं है, अभी बैंक के भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि बैंक कहती है कि जो एमएसपी है उसके ऊपर हम वैल्यूएशन करने के लिए रेडी नहीं है। तो दिस इज गेटिंग क्रिटिकल नाउ। ओके सर, अब एक और खबर आ रही है संजय जी, वो ये है कि जितनी भी मिले हैं उनको अपने स्टॉक का ब्यौरा भी देना पड़ेगा पोर्टल के जरिए, तो क्या इससे दबाव बढ़ेगा? सरकार क्या चाह रही है? क्या सरकार चाह रही है कि स्टॉक के बारे में पता लग जाए तो आगे अतिरिक्त एक्सपोर्ट कोटा की इजाजत दी जाए, और क्या चाह रही है सरकार इसकी इस वजह से? नहीं, मुझे लगता है सरकार अपने एकदम राइटफुल पोजीशन में है। स्टॉक तो सरकार ने लेनी चाहिए और सभी मिलों ने स्टॉक करेक्टली इंडिकेट भी करनी चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। और ये जरूर भी है क्योंकि अगर हमको डोमेस्टिक मार्केट को ठीक तरह से रखना है तो एक्सपोर्ट भी कितना करना है, इथनॉल में कितना डाइवर्ट करना है, इसका सब ब्यौरा जब लेते हैं तो गवर्नमेंट को इस पर सब ढंग से विचार करना पड़ता है। तो स्टॉक लेना कोई गलत बात नहीं है, गवर्नमेंट ने स्टॉक लेनी चाहिए और सब मिलों ने उसको देनी चाहिए। अब उत्पादन की बात कर लेते, क्या लग रहा है उत्पादन अनुमान में? लगातार जितने भी अपनी एजेंसी है, एस्टा और इस्मा, दोनों की तरफ से लगातार उत्पादन अनुमान कम हो रहा है। आपका प्रेडिक्शन क्या है? आप क्या एस्टिमेट लेकर चल रहे हैं सर? हमारा अनुमान ये है एनीवेयर बिटवीन 325 लाख से 328 लाख टन के बीच कहीं ये प्रोडक्शन रुक जाएगा। और क्योंकि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी 60 लाख टन का एक्सपोर्ट कोटा दिया था, वो ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो गया है, तो मुझे नहीं लगता कि और कोई अभी चीनी एक्सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट कुछ परमिशन देगी कर। हालांकि हमारी ये डिमांड है कि कुछ मिल्स में थोड़ा बहुत रॉ शुगर के स्टॉक से, जो कि इंडियन मार्केट में मार्केट नहीं होती है, बहुत लिमिटेड स्टॉक है, इट शुड नॉट बी मोर देन 1 to 1.5 लाख। अगर उसको गवर्नमेंट परमिशन देती है तो इंडस्ट्री के लिए भी ठीक रहेगा और उसमें गवर्नमेंट का भी कोई नुकसान नहीं है। छोटा जवाब दीजिएगा। इंटरनेशनल मार्केट में भाव तेजी से काफी बढ़े भी हैं, लेकिन घरेलू बाजार में उस तरह की तेजी नहीं आ रही। कैचअप रैली के तौर पे थोड़ी बहुत तेजी आई है, और आपने कहा कि 3375 से 3425 तक महाराष्ट्र में, और यूपी के मिलों के जो एक्स मिल प्राइसेस है वो 3500 से 3700 के आसपास की खबर आ रही है। क्या लग रहा है, क्या दाम आगे यहाँ पर बढ़ेंगे घरेलू बाजार में? अभी का तो जो ट्रेंड दिख रहा है उसमें तो ये ट्रेंड लग रहा है कि आगे थोड़ी सी और कीमतों में बढ़ोतरी होगी, लेकिन इससे ज्यादा कुछ वरी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो फूड इन्फ्लेशन हमें कहते हैं तो उसमें शुगर का जो परसेंटेज है इट इज वेरी मिनिमल, इट इज नोवेयर मोर देन 0.75%। तो वैसी कोई मतलब प्रेशर की बात नहीं है कि अगर मार्केट में, अगर घरेलू मार्केट में बाजार के भाव बढ़ भी जाते हैं तो उससे कुछ बड़ा प्रेशर लेने की जरूरत मुझे तो नहीं दिखती है। आप निकाला संजय खट्टर साहब, और अपने मुद्दे भी रखे और साथ ही इंडस्ट्री को क्या जरूरत है ये भी बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नॉन एग्री मार्केट का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ दिव्या गगलानी, जिगर त्रिवेदी और भाविक पटेल तीनों मेहमान बने हुए हैं। सबसे पहले बात क्रूड की कर लेते हैं। जिगर बताइए, क्रूड में क्या करना चाहिए? 8% की रिकवरी आ चुकी है पिछले हफ्ते के लोअर लेवल से, आज हल्की गिरावट दिख रही है। इन लेवल्स पे फ्यूचर्स में और ऑप्शंस में कोई ट्रेड है क्या आपके पास? गुड मॉर्निंग विश्व मोहन। हमने क्रूड में $64 के प्राइसेस भी देखे थे 15 दिन पहले, एंड उसके बाद हमने एक शार्प एक
एक बाउंस बैक भी देखा है। तो सबसे पहला रीजन तो यही है कि मार्केट में एक टेक्निकल बाउंस बैक आया हुआ है, जो हमने देखा कि प्राइसेस कल 6000 के आसपास भी चले गए थे। मुझे लग रहा है WTI में 74-75 डॉलर तक के लेवल्स भी मुमकिन है। नियर टर्म की बात करूं तो आज इवनिंग में IEA का शॉर्ट टर्म एनर्जी आउटलुक आएगा रिपोर्ट, एंड 4 जून को ओपेक की मीटिंग है, ओपेक नॉन ओपेक मेंबर्स की। और एट द सेम टाइम कुछ ओपेक मेंबर्स ने वॉलंटरीली यहाँ पे प्रोडक्शन कट चालू भी कर दिया है इसी महीने से। दैट्स वाई मुझे लग रहा है अराउंड 65 डॉलर बहुत अच्छा सपोर्ट है। इंट्राडे के लिए क्रूड में पोजीशन लेनी है तो वन कैन गो लॉन्ग इन मे कॉन्ट्रैक्ट इन द MCX क्रूड ऑयल अराउंड 5970 5920 का स्टॉप लॉस लेके चले 6070 6100 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ओके दिव्या, आप क्या सलाह दे रहे हैं कच्चे तेल में और ऑप्शन में? आपके पास कोई ट्रेड है क्या क्रूड में? गुड मॉर्निंग विश्वमोहन जी। क्रूड ऑयल की मैं बात करूं तो हमें लास्ट 2 दिन में अच्छी रिकवरी देखने मिली। प्राइसेस ऑलमोस्ट 5% ऊपर है। नॉन फार्म पेरोल डेटा जो बेटर देन एक्सपेक्टेड आया था, तो उसका वजह से एक बूस्ट मिला, क्योंकि रिसेशन के जो फियर्स है वो थोड़े कम हो गए, तो प्राइसेस ऊपर आए हुए हैं। टेक्निकली मैं बात करूं तो ट्रेंड पॉजिटिव है, पर अभी अच्छी एक रैली आ चुकी है, तो हमें बाय ऑन डिप्स का व्यू रखना चाहिए। इंटरडे में 5900 कॉल ऑप्शन है, वो 160 के अराउंड बाई करें, स्टॉप लॉस हम 130 का रखें और टारगेट ऊपर में 200 का मेंटेन करें। ओके यानी आपके पास ये क्रूड के 5900 स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह दिव्या की तरफ से दी जा रही है। भाविक, आप क्या सलाह दे रहे हैं, क्रूड में क्या ट्रेड करें? गुड मॉर्निंग विश्वमोहन जी। देखिए, जब भी हमने देखा है कि ओवरसोल्ड के करीब आता है क्रूड, तो वहां से एटलीस्ट 6 से 8% की मिनिमम रैली हमने देखने को मिल सकती है। और इस बार भी वही हुआ कि ये रैली एटलीस्ट 6% प्लेड आउट हुई है। अभी मुझे लग रहा है कि शायद थोड़ा क्रूड जो है वो थोड़ा साइडवेज रहेगा, बट अभी भी बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए, क्योंकि अपसाइड अभी भी 6050 से 6100 का टारगेट मुझे लग रहा है एक बार टेस्ट करने जरूर से आएगा। तो मी कॉन्ट्रैक्ट अगर थोड़ा डिप आता है अराउंड 5880, तो मैं लॉन्ग के रिकमेंडेशन दूंगा 6000 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रहेगा 5800 का। ओके क्रूड के बाद अब बात कर लेते हैं गोल्ड और सिल्वर की। जिगर, यहाँ पर क्या करना चाहिए? हालांकि दायरे में कारोबार हो रहा है, लेकिन बायस ने जो है अभी भी ट्रेंड पॉजिटिव दिख रहा है, तेजी की तरफ ज्यादा दिख रहा है। क्या ट्रेंड के साथ बने रहना चाहिए, गोल्ड और सिल्वर दोनों खरीद कर जाए? जी बिल्कुल विश्वमोहन, विल गो विद द ट्रेंड ओनली। 250 पॉइंट प्लस से गोल्ड। इनफैक्ट सी लास्ट वीक हमने देखा फेड की पॉलिसी आई, पॉज की बात भी की, हिंट दी, एटलीस्ट नॉन फार्म पेरोल नंबर्स आए, उसके बाद हमने करेक्शन देखा, गोल्ड प्राइसेस में 2000 के आसपास सपोर्ट लिया, एंड वापस से प्राइसेस 2028-2030 के आसपास है। आने वाले दिनों में जो इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स रहेंगे वो इन्फ्लेशन है यूएस का, एज कंपेयर टू रीडिंग ऑफ 5% अ मंथ अगो। अगर इन्फ्लेशन थोड़ा बढ़ के आता है तो मार्केट शायद ये स्पेकुलेट करे कि आगे जाके जून के लिए फेड को वापस से सोचना पड़ेगा, पॉज करे या तो फिर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए, क्योंकि अगर जो इन्फ्लेशन बढ़ के आता है दैट्स नॉट गोइंग टू बी पॉजिटिव फॉर गोल्ड। मुझे लग रहा है सेंटीमेंट अंडरटोन जैसा कि आपने बताया पॉजिटिव ही है। लुक एट द इन्वेस्टमेंट डिमांड, एसपीडीआर गोल्ड ETF में जो होल्डिंग्स थे साल की शुरुआत में 917-918 टन के आसपास था। आज जो होल्डिंग है स्लोली एंड ग्रेजुअली बढ़ा है, बट आज का जो होल्डिंग है 940 के आसपास तकरीबन है, तो दैट इज पॉजिटिव। इंट्राडे में जैसा कि हमने बताया कि 250 पॉइंट प्लस है, मार्केट विल गो विद द ट्रेंड ओनली। सो अगर जून कॉन्ट्रैक्ट MCX गोल्ड 61,100 के आसपास मिलता है, वन शुड गो लॉन्ग। 61,000 शुड बी द स्टॉप लॉस एंड 61,300 इज टारगेट। दिव्या, आप क्या सलाह देंगे? क्या आपको भी लग रहा है खरीदारी करनी चाहिए या ऊपर के लेवल पे आप बेचने की सलाह देंगे, क्योंकि आप काफी बार कॉन्ट्रा कॉल भी देते हैं जिगर के विपरीत? हाँ, तो मेरा आज व्यू भी कॉन्ट्रा कॉल ही रहेगा। जैसे गोल्ड और सिल्वर में हमें देखा कि एक अच्छी रिकवरी देखने मिली फ्राइडे सेल ऑफ के बाद। पर अगर मैं 2 दिन के व्यू की बात करूं तो कल इन्फ्लेशन डेटा है, तो उसके पहले मुझे लगता है कि प्राइस एक दायरे में ही कारोबार करेगा। और जैसे कि टारगेट दिया होता 61,300 रुपीज, तो वहां पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी है। तो टेक्निकली मुझे लगता है कि वहां से एक सेल ऑफ आना चाहिए। तो प्राइसेस अगर वहां पे आते हैं तो हम सेल ऑन राइज करें 61,300 के आसपास, स्टॉप लॉस हम 61,450 का मेंटेन करें और टारगेट नीचे में 61,000 का रखें। जो जिगर का जो टारगेट है ना बाई साइड का, उस टारगेट पे सेल करना है, तो आप दोनों साइड के ट्रेड कर सकते हैं। या तो उनको अगर फॉलो करते तो आप खरीद ले, 61,300 जाए तो वहां पर आप बेचकर भी जा सकते हैं। भाविक, आप क्या सलाह देंगे गोल्ड सिल्वर में?
मुझे अभी भी बाई लग रहा है, क्योंकि अभी भी अगर चार्ट में देखें तो कोई एग्जॉशन नहीं आ रहा है। हालांकि अपसाइड जो नया मोमेंटम है वो नहीं दिख रहा है, और ऑब्वियसली क्योंकि कल इन्फ्लेशन के नंबर आने वाले हैं तो उसकी वजह से भी कोई नई पोजीशन नहीं लेंगे। बट यहाँ से एटलीस्ट कोई लॉन्ग पोजीशन है वो अनवाइंड भी अभी नहीं दिख रही है। तो इसीलिए मैं जून कॉन्ट्रैक्ट में अगर थोड़ा बहुत डिप आता है 60,950 के करीब, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि गोल्ड बाय कर सकते हैं 61,200 के टारगेट के लिए, और इंट्राडे स्टॉप लॉस रख सकते हैं 60,800 का। ओके, चलिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बेस मेटल्स पे बात होंगे, साथ ही एमसीएक्स पर एक नया कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च हो रहा है, उस पर हमारे साथ एमसीएक्स के अधिकारी भी होंगे। जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हमारे सभी मेहमान बने हुए हैं। साथ एक और मेहमान हमारे साथ फोन लाइन पर है, चितरंजन रेगे साहब है, हेड है बेस मेटल्स एमसीएक्स के। एमसीएक्स पर एक नया कॉन्ट्रैक्ट जल्द लॉन्च होने वाला है, सेबी से कल इसकी मंजूरी मिल गई है। वो कॉन्ट्रैक्ट है स्टील रेबार फ्यूचर्स। स्टील रेबार की बात करें तो वो एक तरह का आप सरिया समझ सकते हैं स्टील का, स्टील बार जिसकी ट्रेडिंग शुरू होगी। हालांकि चाइना मार्केट में होता है, इंडिया में पहला इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट होगा। जो अभी जो एनसीडीएक्स पर स्टील का कॉन्ट्रैक्ट है वो एनसीडीएक्स का स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स है। रेगे साहब, क्या खास है इस प्रोडक्ट में कि इस फ्यूचर से, और किस तरह की उम्मीदें कर रहे हैं, किस तरह के रिस्पांस की उम्मीद कर रहे हैं आप लोग? तो शोन, हम मतलब कमोडिटी मार्केट में अगर बेस मेटल्स में हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी चल रहे हैं वो तो एक मतलब अलौह धातु जो है वो ठीक है, पर लोहे के फेरस साइड में हमारे पास वैल्यू प्रपोजिशन अभी तक नहीं था। और ये वाले अप्रूवल के साथ, ये जो सरिया कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमें जो सेबी ने अप्रूवल दिया है, इसके बाद हम ये वाली सौगात लेके आएंगे तो हमें लगता है कि काफी बड़ा मार्केट जो है, जो स्टील का जो पर्टिकुलरली लॉन्ग सेगमेंट जो हम बोलते हैं ना, तो मोटा मोटी इसमें कंस्ट्रक्शन में लगने वाले स्टील को लेकर के जो भी विविध प्रकार के प्रोडक्ट्स हैं उनका मिला जुला मतलब टोटल कैपेसिटीज अगर आप बात करेंगे तो करीब 35 मिलियन की कैपेसिटीज हैं इंडिया में। मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों तरीके के जो प्रोड्यूसर्स हैं कंबाइंड कैपेसिटीज होंगे, तो ये इतना बड़ा मार्केट है। ओके, रेगे साहब मैं बीच में रोकना चाहूंगा, माफी भी चाहूंगा। शंघाई फ्यूचर एक्सचेंज और एलएमई दोनों, लंदन मेटल एक्सचेंज पे, दोनों पे स्टील रेबार फ्यूचर्स की ट्रेडिंग होती है। अगर कोई बड़ा प्लेयर अब तक अगर वहां पर हेजिंग कर रहा है तो यहां पर क्यों आएगा? देखिए विश्वमोहन जी, जो मतलब स्टील का मार्केट अगर आप देखेंगे ना तो ये बहुत ज्यादा डोमेस्टिक मार्केट है। मतलब कैपेसिटी या कहीं पे भी कॉन्ट्रैक्ट होना वो रेफरेंस के लिए, जानकारी के लिए, उसके बारे में सोचना समझना देखना में कोई दिक्कत नहीं है। सर, मार्केट तो हम दुनिया के बड़े कंज्यूमर्स में से एक है गोल्ड के, लेकिन प्राइस सेटर के तौर पे तो हम कॉमेक्स को देखते हैं। सीएमए ग्रुप के एक्सचेंज कॉमेक्स पर हम गोल्ड के प्राइस को देखते हैं और वही हमारे प्राइस को ड्राइव भी करता है। लोकल डिमांड तो उस तरह की ड्राइव भी नहीं है, ना ही प्राइस सेटर है। तो क्या लग रहा है, मैं इसलिए सवाल पूछता हूं, तो क्या वो भरोसा एमसीएक्स लाकर देगा और प्राइस सेटर के तौर पर क्या आपका रेबार फ्यूचर्स बनेगा? प्राइस सेटर और ये वाला जो डिबेट है विश्वमोहन, ये थोड़ा सा अलग है। मतलब मेरा ये हमारी ये सोच है इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कि जो प्राइस रेफरेंस की जो ट्रांसपेरेंसी है, पहले तो पहली पायदान क्या है कि आज बाजार में किसी एक स्टैंडर्ड केमिस्ट्री को लेकर, जैसे हमने Fe 500 का ग्रेड जो बेस ग्रेड है इसको लेकर के और रायपुर को प्राइमरी, इस बेसिक स्टैंडर्डाइजेशन के साथ अगर हम प्राइस डिस्कवरी की बात बोले तो आज क्या होता है कि जो प्राइस पब्लिशिंग एजेंसीज हैं, जो उस ट्रेड की मैगजीन्स हैं, उस पे जो डिपेंडेंसी है उसके चलते प्राइस डिस्कवरी हो रही है। पर पहली पायदान तो ये है कि हमारे पास एक स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, एक रेफरेंसिंग होना चाहिए जिसमें कॉमन ये चीज निकल के आए कि अगर एक्स ग्रेड का एक्स जगह का भाव अगर ये है तो मेरा भाव कितना होना। आज रेफरेंसिंग के लिए कुछ है ही नहीं। तो ये जो है ना, दिस इज गोइंग टू बी अ स्टार्टिंग पॉइंट, पहली पायदान। उसके बाद प्राइस सेटिंग वाला जो है, भाई अगर कमोडिटी में इंपोर्ट एक्सपोर्ट, उसके बाद स्क्रैप का आना जाना, प्राइमरी का, ये तमाम चीजों का घुला मिला असर करके एक रेफरेंसिंग की बात आएगी, फिर प्राइस सेटिंग की तरफ हम अग्रसर हो पाएंगे। पर पहली अगर पायदान ही नहीं है कि प्राइस रेफरेंसिंग ही नहीं है और सब मतलब हियर से अगर कोई कोल का भाव बढ़ गया है या इलेक्ट्रिसिटी के भाव बढ़ गए हैं या इंपोर्ट में मंदी होगी, तो ये सब का एक रेफरेंस होना बहुत जरूरी है। तो पहली पायदान मुझे लगता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो करेगा वो ये सबको कॉमन
स्टैंडर्ड तरीके से स्टैंडर्ड ग्रेड को लेकर के एक रेफरेंसिंग मिलेगी और फिर उसके बाद आगे की जो प्रोग्रेसिव चीजें हो सकती हैं वो आने वाले समय में होंगी। ओके, शुक्रिया चित्तरंजन रेजर साहब ने, आपने बढ़िया तरीके से समझाया। हालांकि सवाल आपको शुरुआत में तीखे लगे होंगे, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट एक रेफरेंस के तौर पर काम करेगा, क्योंकि स्टील का मार्केट, घरेलू बाजार इतना बड़ा है, तो डेफिनेटली एक अच्छा कदम है एमसीएक्स की तरफ से, और सेबी से मंजूरी मिल गई है, तो स्टील रेबार फ्यूचर्स जल्द ही आपको एमसीएक्स पर दिखाई देगा, जिस कॉन्ट्रैक्ट की खासियत स्क्रीन पर आप देख भी सकते हैं कि 5 टन की इसकी ट्रेडिंग यूनिट है, और जो कोटेशन वैल्यू है वो 1 टन का और ठीक साइज 10 रुपए का होगा। डेली प्राइस लिमिट जो बेस मेटल्स के लिए होता है 4, 6, 9%, उसके बाद 3% के ग्रेड में इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से वो लिमिट को घटाने और बढ़ाने का भी विकल्प है। शुक्रिया रेगे साहब आपका। चलिए बेस मेटल में से फटाफट से कॉल जान ले लेते हैं। जिगर, फटाफट से बता दीजिए, मेटल में अगर किसी को ट्रेड करना है तो आज क्या पसंद कर रहे हैं आप? Zinc may buy around 238, 236 stop loss, 242 target. भाविक, आपकी टॉपिक क्या होगी मेटल में? जी मेरा थोड़ा कॉन्ट्रा कॉल है जिगर जी से। मेरा 238 पे जिंक में शॉर्ट रहेगा, 241 के स्टॉप लॉस से, टारगेट रहेगा 235। ओके, देवे आप क्या कहां सलाह दे रहे हैं, मेटल में कहां पैसे लगाएं? कॉपर बाई करें 748 के अराउंड, स्टॉप लॉस 745 का रखे, टारगेट 752 का मेंटेन करें। ओके, शुक्रिया देव्या आपका, जिगर आपका, भाविक आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला हमारे लिए। मुनाफे की मंडी में फिलहाल इतना ही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपके लिए एफएम जंक्शन लेकर आएंगे।